नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम लोगों को मालूम है गर्मियां शुरू हो चुकी है एंड बहुत सारे यूजर्स को घर पे कौन सा एयर कंडीशनर डालना है उसके लिए चयन करने में बहुत सारी तकलीफें होती रहेगी। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि एयर कंडीशनर लेने के लिए मुझे क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एंड किसी भी घर के अंदर एयर कंडीशनर का चुनाव करने के लिए कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो किसी यूजर को हेल्प कर सकते हैं एक सही एसी लेने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे घर पे स्प्लिट एसी लेना है या विंडो एसी लेना है, आज हम लोग कोशिश करेंगे उसको जानने के लिए। घर में सही एयर कंडीशनर लेने के लिए उसका मूल्यांकन जांचने के लिए ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो मुझे ध्यान रखने चाहिए अगर मुझे अपने घर में एसी लेना है। उस घर का साइज क्या है, उस घर के अंदर जिस रूम के अंदर एसी मुझे लगाना है, एयर कंडीशनर मुझे लगाना है, उसका साइज क्या है, मुझे कौन सी एफिशिएंसी लेवल पे ध्यान रखना है, कौन से ऊर्जा मानकों को मेरे को ध्यान में रखना है, मुझे 2 स्टार का एसी लेना है या 3 स्टार का लेना है या 5 स्टार का मशीन लेना है, कौन सा मशीन है जो मुझे ओवरऑल वो चुनाव में बहुत फायदा करने वाला है और मेरा एनर्जी कंजम्पशन घर पे एसी की वजह से बहुत कम होना चाहिए। कहाँ पे ये एसी लगने वाला है, वहां की बाहर के तापमान, बाहर की वायु की क्वालिटी, बाहर की वायु की गुणवत्ता कैसी है, वो भी अपने आप में बहुत निर्भर करता है वो एसी का सेफ्टी ऑपरेशंस के साथ में, ताकि कहीं पे कंप्रेसर ब्लास्ट नहीं हो, कंप्रेसर का कैपेसिटी डी रेट नहीं हो। और ऐसा क्या और पैरामीटर्स है मुझे एसी का सिलेक्शन के लिए ध्यान रखना है बाहर के वातावरण और तापमान की वजह से। और ये सब पैरामीटर को ध्यान में रखते, ये सब मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए मुझे फाइनली मेरे रूम के अंदर कितने टनेज का एसी लगाना है, कितना टन का एसी लगाना है। सो एसी जो मार्केट में मिलता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इट इज कितने टन का है एसी, इट इज द टन ऑफ कूलिंग। मशीन कितना टन ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, ना कि वेट है वो मशीन का। और कितने टाइप के एसीज हैं घर के अंदर लगाने के लिए एज ए ऑप्शन किसी भी यूजर को। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बताऊं ये मेरा घर का रूम है जहां पे मेरे पास ये घर की लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। सो बेस्ड ऑन द लंबाई और चौड़ाई, अगर मेरा रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट है, सो एक थंब रूल के हिसाब से मैं 0.8 टन का एसी लगा सकता हूं। और रूम अगर 150 स्क्वायर फीट का है, आई कैन गो फॉर 1 टन ऑफ एसी। बट अगर आपका रूम बहुत अच्छा सीलिंग कंडीशन है, आप 200 स्क्वायर फीट पे भी 1 टन का एसी लगा सकते हैं। बट ये 1 टन का एसी के लिए अपने आप में मूल्यांकन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज अगर आपका बाहर का तापमान और अंदर का तापमान के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको वो कंडीशन के अंदर वो रूम में 1 टन की जगह हो सकता है 1.5 टन का मशीन लगाना पड़े। तो एसी का सिलेक्शन करने के टाइम में मुझे जो भी मशीन सप्लायर है, एसी सप्लायर है, उससे ये इंफॉर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है कि मैं रूम का तापमान अगर 24 रखने वाला हूं और जहां पे ये मशीन लगने वाला है वहां पे मशीन 50 डिग्री पे रहेगा और 52 डिग्री पे रहेगा, तभी ये मेरा मशीन कितना टन ऑफ कूलिंग जनरेट करेगा। और ये सब डिटेल कोई भी उपभोक्ता किसी भी मशीन सप्लायर से ले सकता है। बट फॉर अ थंब रूल, रूम का साइज के हिसाब से, जैसे मैंने बताया 150 स्क्वायर फीट का रूम है, तो हम लोग कंफर्टेबली 1 टन का एसी के लिए जा सकते हैं। अभी बात करते हैं ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं दो अलग अलग एसी की बात करूं, एक एसी है 3 स्टार, यहां पे आप देख सकते हैं, दूसरा एसी है 5 स्टार। किसी भी एक यूजर को किसी 1.5 टन का एसी का ऑपरेशंस के लिए पावर कितना कंज्यूम करना पड़ता है जब वो एसी फुल लोड पे चलता है। ये दोनों इन्वर्टर मशीन है, दोनों फुल लोड पे। एक मशीन जो 3 स्टार पे है वो 1670 वॉट लेगा, वही अगर मैं 5 स्टार और 5 स्टार मशीन की कंपैरिजन करूं तो वो 940 वॉट लेगा 1 घंटा चलने के लिए। अगर मैं 940 वॉट वाला मशीन लेता हूं जो कि अपने आप में 5 स्टार है,
सो 3 स्टार के कंपैरिजन में मैं 730 वॉट एनर्जी 1 घंटे में सेव करूंगा। अभी मैं ये बताऊं कि अगर मेरे को 3 स्टार से 5 स्टार मशीन जाना है तो कितना पैसा एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो कोई भी अगर उपभोक्ता 3 स्टार से 5 स्टार मशीन चूज करता है, उसको 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा पैसा जेब से डालना पड़ता है। अभी बात करते हैं ये एक्स्ट्रा जो भी 5 से 10 हजार रुपए मैंने डाला है, मैं कब कितने टाइम में वसूल कर सकता हूं। सो मैंने देखा 3 से 5 स्टार के लिए मेरे पास 730 वॉट का एनर्जी सेविंग होता है। अगर मैं ये मशीन, ये एसी 8 घंटा चलाता हूं फुल लोड पे, तो मेरा सेविंग जो है 5.8 यूनिट होता है। 5840 वॉट, 5.8 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। यही एसी अगर 10 रुपए मेरा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कॉस्ट है, तो मेरा सेविंग होता है 58 रुपीज पर डे। 58 रुपए मैं एक दिन में बचा सकता हूं फ्रॉम 3 स्टार टू 5 स्टार मशीन सेव करके। अभी मैं सिर्फ इतनी ही कोशिश करता हूं समझने की, अगर ये 3 स्टार से 5 स्टार मशीन अगर मैं 6 महीने चलाता हूं, 180 दिन चलाता हूं, तो 180 दिन में मैं 10,440 रुपए बचा सकता हूं। मेरी जेब से 5 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा गए थे और मैंने वो 6 महीने के अंदर रिकवर कर लिए। सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इट इज ऑलवेज गुड, ये हमेशा अच्छा है कि आप हायर स्टार रेटिंग की मशीन जाइए। अगर आप इसको 1 साल पूरा चलाते हैं और 2 साल चलाते हैं, तो आपका जो सेविंग है 30 से 40 हजार के बीच में हो सकता है। आपका जो भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट था 10 हजार रुपए, वो आपने बहुत अच्छे से रिकवर कर लिया और आपका आने वाले टाइम में एसी का पावर कंजम्पशन बहुत कम होगा। सो हमेशा मुझे 5 स्टार मशीन को प्रेफरेंस देना चाहिए। ये सब करके मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर रहे हैं 5 स्टार मशीन सेलेक्ट करके। So it is always recommended to go for 5 star, which helps in saving money, which helps saving environment. अगर ये एसी कौन से बाहर की कंडीशन में लगे हैं, तो मुझे क्या क्या कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। वो बाहर जो तापमान है, वो हाई टेम्परेचर का तापमान है, बाहर ह्यूमिडिटी, नमी बहुत ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हाई है, 50 डिग्री 54 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मुझे मशीन लेने के टाइम में ये मुझे मशीन सप्लायर से पूछना पड़ेगा कि मेरी मशीन की डिलीवरी कैपेसिटी कितनी होगी। बाहर हवा जो है कोरोजिव है, जहां पे मेरा मशीन जो है कोरोजन हो सकता है, तो मुझे वहां पे मशीन के ऊपर एक कोटिंग आती है, एंटी कोरोजिव कोटिंग, जिससे मेरी मशीन की लाइफ 3 से 4 साल और बढ़ जाती है। वो जो आउटडोर यूनिट है, वो बाहर डायरेक्ट सन की किरणों में रखा गया है, सन शेड में है और बाहर सूरज को एक्सपोज्ड है। अगर वो बाहर सूरज को एक्सपोज है, तो बाहर का जो आउटडोर कंडेंसर टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और वो मशीन की क्षमता को कम करेगा। तो हमेशा मुझे ध्यान रखना है, अगर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैं बाहर का जो मशीन का यूनिट है, जिसको हम लोग कंडेंसर यूनिट कहते हैं, जहां पे गर्म हवा आती है, उसको एक शेडेड एरिया में रखना है, उसको एक छांव के एरिया में रखना है। ये सब क्यों जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। ये जितने भी मशीन्स रहते हैं, ये मशीन्स रूम के अंदर 27 डिग्री टेम्परेचर और बाहर 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके टेस्ट किए जाते हैं। इनका जो मेजरमेंट रहता है, वो 27 डिग्री इंडोर टेम्परेचर और 35 डिग्री आउटडोर टेम्परेचर के ऊपर चेक किया जाता है। और आपका जो इंडोर का मशीन से आउटडोर की मशीन के बीच में जो लेंथ है, वो 5 मीटर से अधिक भी है, तो मशीन कूलिंग कैपेसिटी कम डिलीवर करेगी। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए, जो आपका मशीन का इंडोर यूनिट है और जो एसी का आउटडोर यूनिट है, उसके अंदर 5 मीटर से कम के अंदर ही वो इंस्टॉल हो जाए। अगर ज्यादा है, तो आपको मशीन सप्लायर से पूछना पड़ेगा कि मेरा 1.5 टन का मशीन, 1.5 टन का मशीन कितना कूलिंग डिलीवर करेगा। आप अगर ये 27 डिग्री की जगह
आप 24 डिग्री पे चला रहे हैं और 25 डिग्री पे चला रहे हैं, हमेशा एक ही विनती करूंगा, आप 24 डिग्री से नीचे मत चलाइए, बिकॉज इंडियन कंडीशंस के लिए 24 डिग्री, 25 डिग्री और 26 डिग्री इज द कंफर्टेबल रेंज। उससे नीचे इंडियन ज्योग्राफिक कंडीशंस के लिए आपको बिलो टेम्परेचर पे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। सो जब आप 24 डिग्री पे चला रहे हैं और 25 डिग्री पे चला रहे हैं और बाहर का तापमान 48 डिग्री है और आपने 10 मीटर लेंथ पे इंडोर और आउटडोर रखा है, हो सकता है आपका 2 टन का मशीन 1.5 टन ही कूलिंग करे और 1.5 टन से कम ही कूलिंग करे। वो बराबर मात्रा आपको मशीन सप्लायर प्रॉपर बताएगा। हो सकता है 2 टन का मशीन के लिए आपने 300 350 स्क्वायर फीट के रूम में डाला, बट आपका बाहर का तापमान बहुत ज्यादा है, अंदर आपने 24 डिग्री और उससे कम सेट करके रखा है और मशीन के बीच में दूरी भी 10 मीटर और 12 मीटर है। वहां पे बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मशीन जो है बार बार प्रॉब्लम दे, बार बार मेंटेनेंस में जाए। हो सकता है गैस लीकेज की इशू हो जाए, हो सकता है कंप्रेसर भी फट जाए। सो ये हमेशा जरूरी है कि मशीन की कूलिंग कैपेसिटी आउटडोर टेम्परेचर, इनडोर टेम्परेचर और उसके बीच के डिस्टेंस के बेसिस पे ही सेलेक्ट की जानी चाहिए। अभी मुझे मालूम लग गया कि ये सब पैरामीटर्स हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं। ये पैरामीटर ध्यान रखने के बाद मुझे पता करना है जो मैंने एसी लेना है। कभी कभी बाहर के तापमान और अंदर के तापमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से मुझे 1 टन की जगह हो सकता है 1.5 टन का भी मशीन लगाना पड़े, टू एंश्योर कि मेरी मशीन्स बहुत अच्छे से चले, कम पावर खाए और बार बार गैस लीकेज की प्रॉब्लम ना करे। तो आप लेने से पहले ये सब चीजों का ध्यान रखें हमेशा, बिकॉज जो मैंने बताया इसका टेस्टिंग पैरामीटर आर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री आउटडोर टेम्परेचर। अभी ये है कि मुझे ये सब मालूम होने के बाद मुझे स्प्लिट एसी लेना है और विंडो एसी लेना है। सो स्प्लिट एसी के अंदर आप देखेंगे एक रूम के अंदर यहां से हवा रिटर्न आती है और यहां से हवा वापस ठंडी होकर रूम में जाती है। आप यहां पे देखेंगे कि सेम हवा रूम के अंदर जो है बारी बारी एसी के इंडोर यूनिट से घूमती रहती है। थोड़ी देर के बाद में जब आप एसी चला के बैठे हैं, वो रूम के अंदर कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होने की वजह से CO2 लेवल ज्यादा हो जाता है। ज्यादा CO2 लेवल होने की वजह से आप वहां पे बैठे बैठे भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो अगर आपके पास स्प्लिट एसी है तो उसके साथ एक छोटा फैन डालिए जो आपको थोड़ी देर में चलेगा और बाहर की हवा को थोड़ा सा मिक्स करेगा, टू एंश्योर कि कार्बन उत्सर्जन जो भी लोग बैठे हैं जब वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और जब CO2 एक्सेल कर रहे हैं उनको बैलेंस रख के रखें। और अदरवाइज विंडो एसी के अंदर तो बाहर से हवा अंदर लेने के लिए एक छोटा विंडो रहता है। सो आप वो थोड़ी देर के बाद में ओपन करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। इससे हवा का तापमान और कार्बन लेवल, CO2 लेवल रूम के अंदर मेंटेन रहेगा, एयर क्वालिटी रूम की इंप्रूव रहेगी और लोग बहुत अच्छे से कंफर्टेबली फील कर पाएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपसे गुजारिश रहेगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।